नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यूट्यूब एप्लीकेशन पर है अभी तो हम फिलहाल, है ना। तो एप्लीकेशन पर आ जाओ सभी बच्चे और क्लास को, और फिर हम अपनी शुरू कर रहे हैं। तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आ जाओ जल्दी से आपकी इस पढ़ाई को आगे लेकर जाएं और जो आपका सेल वाला चैप्टर रहता है उसको कराने की कोशिश करें, ठीक है। तो आ जाओ भाई, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा सेल यानी कि कोशिका। तो आज की क्लास हमारी जो शुरू होने वाली है वो कोशिका वाले चैप्टर से हम शुरू करेंगे। सेल जिसको आप कहते हो कोशिका, एक ऐसा चैप्टर जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़नी है, आइए बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार बता दो, सभी को आवाज़ आ रही है बेटा? जल्दी सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आप सभी बच्चों को दिखाई दे रही हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो क्लास से रिलेटेड तो आप उसको बताएं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। सादर प्रणाम सभी बच्चों को, सभी बच्चों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो चलिए भाई क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम अब आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को पूरी कोशिश करेंगे कि एकदम हम उसको उदाहरण के साथ समझें, ठीक है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं कि मैम कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या होता है। आप लोगों को पेपर में पूछता है स्टडी ऑफ सेल क्या होती है। जब हम सेल की स्टडी करते हैं, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। पेपर में प्रश्न आ जाता है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? आप कहते हैं कि साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट आप सभी को? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग, मैम कल की क्लास शो नहीं हो रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? अभी मैंने आपको कल मैसेज भी किया था टेलीग्राम में कि थोड़ा सा वो जो क्लास है वो प्रोसेसिंग में चली गई है, थोड़ा सा इशू हो जाता है, टेक्निकल इशू, उस वजह से वो क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है अभी थोड़े देर में अपलोड हो जाए, अगर नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से तो हो गई होगी, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि मैम कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी होता है। बात करेंगे मैम कोशिका होती क्या है, क्या है ये कोशिका, क्या है ये सेल। तो बेटा आपका शरीर जिस छोटी से छोटी इकाई का बना है वो है कोशिका। मैम केवल हमारा शरीर? मैं कहूँगी नहीं। आप किसी भी प्लांट की बॉडी को देखो, किसी भी पादप की बॉडी को देखो, किसी भी पादप के शरीर को देखो, उसका शरीर भी जिस छोटी से छोटी कोशिका से बना है वो है कोशिका। जैसे तुम एक लड्डू बनाते हो, भाई तुमने बूंदी का लड्डू बनाया, अब बूंदी का लड्डू बनाने के लिए तुम्हें पहले बूंदी बनानी पड़ेगी, बूंदी को तलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी बूंदियां इकट्ठी होगी, फिर उन बूंदियों को एक साथ इकट्ठा करके लड्डू तैयार करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, तब जाकर वो लड्डू बनेगा। तो मतलब लड्डू जो बना है वो बूंदियों से बना है। तो लड्डू को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बूंदी हो गई। बूंदी लड्डू को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। सेम वैसे ही आपके शरीर को भी बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है कोशिका। मैम आपके शरीर को नहीं, आप कहो कि सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो इस संसार में जो भी सजीव है बेटा, उन सबके शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है आप लोग बताएंगे? सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। क्लियर? तो आपको पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? तो आप कहोगे कोशिका को। तो कोशिका क्या होता है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स। आप कहते हैं मैम लिविंग्स कौन होते हैं? तो भाई लिविंग्स के शरीर की सबसे छोटी यूनिट किसको कहा जाता है? कोशिका को। अब मैम प्रश्न ये उठता है कि सजीव कौन होते हैं?
लिविंग कौन होते हैं? तो सारे बच्चे मुझे एक बार बताएं, क्या आप जानते हो सजीवों के बारे में? क्या आपने कभी सजीवों के बारे में सुना है? जल्दी बताओ, जल्दी से प्यारे बच्चे बताएंगे। बेटा कल क्लास हुई थी आपकी, और क्लास हुई थी तो वो अपलोड अभी थोड़ी देर में हो जाएगी मेरे ख्याल से। बाकी मैं एक बार चेक करवाती हूँ, सुबह से क्लास हो रही थी तो मुझे पता नहीं चला, मैं चेक नहीं कर पाई कि वो अपलोड हुई है या नहीं। रात तक वो अपलोड नहीं थी, मैंने टेलीग्राम में आपको मैसेज भी करा था कि बच्चा क्लास जो है वो प्रोसेसिंग में, अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। बट उसमें अब क्या इशू आया उसको मैं अभी चेक करूंगी। ठीक है, चलो सुबह से क्लासेस थी तो उसमें उस वजह से मैं आपकी क्लासेस वहाँ पे चेक नहीं कर पाई हूँ कि वो अपलोड हुई है या नहीं। अभी मैं क्लास के बाद जस्ट अपलोड करती हूँ और आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कराती हूँ। ठीक है बेटा, चलो आएंगे, अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने बात करी कि मैम सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जैसे एक लड्डू को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई बूंदी होती है। बहुत सारी बूंदियों को एक साथ हलवाई जो होता है, देखा है कभी जब हलवाई लड्डू बनाता है तो बहुत सारी बूंदी वो पहले तल तल कर एक बर्तन में डालता रहता है, फिर बाद में उन बूंदियों को एक साथ जोड़ता है, ऐसे कर करके लड्डू बनाता है। तो लड्डू जो बने उसकी सबसे छोटी इकाई को बूंदी है। सेम वैसे ही आपके शरीर की किसी भी सजीव को बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। अब बात ये उठती है, प्रश्न ये उठता है कि मैम लिविंग कौन होते हैं, सजीव कौन होते हैं? तो मुझे सारे बच्चे बताओ एक बार कि आपके आसपास की चीजें, आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो उनमें से कौन कौन सी चीजें आपको लिविंग की कैटेगरी में आती हुई लगती हैं, कौन कौन सी चीजें आपको सजीवों की कैटेगरी में आती हुई लगती हैं? फटाफट बताओ। आप अपने आसपास ऐसे अपनी मुंडी को घुमाओ, तो आप अपने आसपास जो भी चीजें देख पाते हो उनमें से कौन कौन सी चीजें तुम्हें सजीव लगती हैं? तुम कहोगे मैम पहले तो जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम भी अपने आप को सजीव लगते हैं। तुम अपने आप को शीशे में देखते हो रोज, तो मैम हम भी अपने आप को सजीव लगते हैं। सही बात। अब तुम किस में आते हो? तुम हो मनुष्य, मानव। तो मानव भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं बेटा, ह्यूमन। बिल्कुल सही बात है ना। तो मानव जो होते हैं ये भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। आगे हमने बात करी कि मैम और क्या क्या हम अपने आसपास देखते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं पेड़ पौधे। नो, हम अपने आसपास देखते हैं प्यारे, माफ करना प्यारे साथियों। आज जो छोटू राम है वो मेरे पास यही है घर में, और आज उसके पास कोई नहीं है, तो हो सकता है वो बीच बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए, जैसे अभी आ गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ जी, डोगी आप देखते हो? ठीक है, हाँ जी भाई। मेरी बहन भी सजीव है, एक बच्चा कह रहा है। भाई ये तो कमाल की बात हो गई कि आपकी बहन भी सजीव है। भाई आप अपने आसपास देखते हो पेड़ पौधे, प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं ये भी सजीव होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, आप अपने पास जितने भी दूसरे जंतु देखते हो, एनिमल। भाई आपके घर में गाय भैंस होगी, बकरी होगी, घोड़ा होगा, ये सब क्या है? सजीव है ना। मैम फोर्थ नंबर पर हम लोग देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ते हुए। पक्षी क्या है? सजीव है। बर्ड्स जो होती हैं प्यारे बच्चों सजीव है। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत से छोटे छोटे पौधों को, जैसे कि शैवाल। पानी पे काई लग जाती है ना, पानी पर जो काई लग जाती है उसको कहते हैं एल्गी, यानी कि शैवाल। ये एल्गी भी क्या होती है? सजीव होती है। आप लोगों ने प्यारे बच्चे कभी जीवाणु को देखा है? तुम कहोगे मैम कभी हमारा जीवाणु से पाला तो नहीं पड़ा, कभी हमने जीवाणु को देखा तो नहीं, क्योंकि हमें किसी ने माइक्रोस्कोप ही नहीं दिया। हमारे पास सूक्ष्मदर्शी होता तो हम उसे लेकर घूमते इधर उधर, और भैया सबके बैक्टीरिया को चेक करते। फिर हम कहते देख तेरी टी शर्ट पर बैक्टीरिया बैठा है, फिर हम कहते देख तेरे बालों पे बैक्टीरिया बैठा है। तो हमने कभी बैक्टीरिया को नहीं देखा, लेकिन उसका नाम जरूर सुना है। तो बेटा बैक्टीरिया भी सजीव होता है, बैक्टीरिया भी क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है, सातवें नंबर पर हम बात करते हैं कवक। कवक, अब कवक तो तुमने जरूर देखे होंगे। कवक कब देखा है? जब किसी की मम्मी ने आम का अचार डाला होगा, डालती है ना मम्मी आम का अचार। जब तुमने उस आम के अचार में थोड़ा सा पानी डाल दिया और अगले या एक हफ्ते बाद देखा उस अचार पर फुई लग गई होगी, वही तो है कवक। मशरूम तुमने देखा है बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। भाई मैं जब भी बरसात का मौसम का नाम लेती हूँ मुझे दिमाग में से ये गाना ही अपने आप निकल पड़ता है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में,
मैं घर से निकल आया। अब सुनो आगे की कहानी। तो प्यारे साथियों, जब कभी भी आप बरसात के मौसम में बाहर निकलते हो, आसपास देखते हो मशरूम के जैसा, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हो आप लोग, जिसको क्या कहते हो, सांप की छतरी भी कहते हैं, वो प्यारे बच्चे क्या होता है, आपने देखा है तो वो भी एक कवक है, और वो भी क्या होता है, सजीव होता है। वो भी क्या होता है प्यारे बच्चे, सजीव होता है। ठीक है, तो कवक के बारे में भी आपने बहुत बार सुना है। कवक भी क्या होते हैं, सजीव। 8वें नंबर पर कौन कौन सजीव होते हैं, बताओ फटाफट। और कौन है जो सजीवों की कैटेगरी में आते हैं, आप कहोगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सजीव हैं, और इन सब का शरीर जो बना है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। तो इन सब का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। समझ में आ गई बात। तो जो सजीव होते हैं इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। क्लियर भैया, समझ में आ गई। पानी वाली बोतल उठा के ले आया, ऐसे तुम कह सकते हो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और पानी की बोतल भी उठा लाया। ठीक है, चलो आओ। पानी तो प्यास लगती है बरसात के मौसम में, भाई गर्मी होती है, पानी की बोतल अपने साथ रखा करो। तो कोशिका से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। आपने कहा कि ये सारे के सारे जो जीव हैं ये कोशिका से बने हैं। तो इन सबके शरीर के अंदर जो तुम्हें सबसे छोटी इकाई नजर आती है, जो इन सबके शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है, वो होती है कोशिका। इसीलिए हमने लिखा कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, अब कोशिका जो होती है, वायरस के बारे में बताऊंगी बेटा। वायरस, वायरस तो बिना कोशिका वाले हैं, वायरस में कोशिका ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैम कोशिका के बारे में एक और डेफिनेशन है जो आपको दी हुई होती है। तो आइए, एक और परिभाषा है जो कोशिका के बारे में दी हुई होती है। ऐसे भी बोला जाता है कि कोशिका, कोशिका सजीवों की, ऐसे भी लिखा होता है कि कोशिका सजीवों के शरीर की। ठीक है, जो सजीवों का शरीर होता है, सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ऐसे भी लिखा होता है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका ही क्या होती है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको बुक्स में देखने को मिलती है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये डेफिनेशन भी देखी हुई मिलती है कोशिका की। क्या दिखती है कि सेल इज द फंक्शनल प्यारे बच्चे, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग। तो लिविंग्स के शरीर की कोशिका जो होती है ये क्या होती है प्यारे बच्चे, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी होती है। ये भी आपको पेपर में पूछ सकता है कि कौन सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, आप कहेंगे कोशिका। अब मैम इस पूरी लाइन को समझाओ, इस खतरनाक सी लाइन को समझाओ कि क्रियात्मक का मतलब क्या होता है और संरचनात्मक का मतलब क्या होता है। हमें बताओ, फंक्शनल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चे, क्रियात्मक का मतलब होता है काम करने वाली, और संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना बनाने वाली। तो किसी भी सजीव के शरीर के अंदर जो काम होता है, जो भी हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं बेटा, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, जो भी सजीवों के शरीर के अंदर ऑर्गन है, वो जो भी काम कर रहे हैं उनके अंदर काम वास्तव में कोशिका ही कर रही है। तो कोशिका ही काम करने वाली इकाई है और कोशिका ही उनकी संरचना बना रही है। कैसे, चलो बात करते हैं। जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है तो उसके शरीर में ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। ये है भाई बहुत सारी कोशिकाएं बेटा, ये है बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं आप लोग, कोशिका कहते हो। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं भाई, ये बहुत सारी सेल हैं। अब जब ये बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई है ना, ये बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, इनका एक समूह बन गया, तो इनका एक ग्रुप बन गया, तो उसको आप क्या कहते हो। तो जब ये बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई तो उसको आप कहते हो बेटा ऊतक। उसको आप क्या कहते हैं, ऊतक। तो बहुत सारी कोशिकाओं ने एक साथ जुड़कर बनाया ऊतक यानी टिश्यू।
ठीक है। तो टिश्यू क्या होते हैं? जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़कर एक समूह बना लेती हैं, उसी को कहते हैं ऊतक। ठीक है। अब मैम ये ऊतक क्या करेंगे? ये ऊतक आगे चलकर एक साथ जुड़ जाएंगे। अब ऊतक अपना ग्रुप बना लेंगे। ऊतक जब अपना ग्रुप बनाएंगे तो ऊतकों का सिस्टम तैयार हो जाएगा, ऊतक तंत्र बन जाएगा आपके शरीर में। अलग अलग तरीके के ऊतक बन जाएंगे भाई, है ना। टिश्यू सिस्टम बन जाएगा आपके शरीर में, टिश्यू सिस्टम। अब जब आपके शरीर में टिश्यू सिस्टम बन जाएगा तो ये टिश्यू अलग अलग जाकर आपके अंगों का निर्माण करेंगे, आपके अंग बनाएंगे, आप लोगों के ऑर्गन बनाना शुरू करेंगे। आपके शरीर में आपके लीवर को बनाएंगे, आपकी किडनी को बनाना शुरू करेंगे, आपके दिल को बनाएंगे। तो ऐसे करके ये एक एक अंग आपके शरीर में बनाना शुरू कर देंगे। जब आपके शरीर में बहुत सारे अंग बन जाएंगे तो सारे के सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बना देंगे आपके शरीर का। अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम मैम, ऑर्गन सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम्हारे शरीर के सारे अंग बन जाते हैं। तुम्हारा लीवर, किडनी, तुम्हारे लंग्स, तुम्हारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं, तुम्हारी खाल, प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंख, नाक, कान सब बन गए। तो मतलब पूरे ऑर्गन बन गए आपके शरीर में। जब पूरा अंग तंत्र आपका बन गया तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी तैयार हो गई, आपका पूरा का पूरा शरीर बनकर तैयार हो गया। अब जब आपका पूरा का पूरा शरीर बनकर तैयार है तो आपका शरीर कार्य करने के लिए तैयार है। अब आप बिल्कुल रेडी हैं जन्म लेने के लिए, अब आप बिल्कुल रेडी हैं संसार में आने के लिए और काम करने के लिए। तो ये होता है प्यारे बच्चे, देखो पूरा एक सीक्वेंस है। अगर कोशिका नहीं होती तो ऊतक नहीं बनते, ऊतक नहीं बनते यानी टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो ऊतक तंत्र नहीं बनता यानी टिश्यू सिस्टम नहीं बनता, टिश्यू सिस्टम नहीं बनते तो आपके ऑर्गन नहीं बनते, अंग नहीं बनते, अंग नहीं बनते तो अंग तंत्र नहीं बनता पूरा। यानी एक अंग से ही थोड़ी काम चल जाएगा। अगर किसी बच्चे का शरीर है, उस बच्चे के शरीर में केवल दिल बनाकर छोड़ दो तो क्या उस बच्चे का काम दिल से चल जाएगा? तुम कहोगे नहीं मैम, उसे फेफड़े भी चाहिए, उसे लीवर भी चाहिए, उसे किडनी भी चाहिए, उसे आपके आंख, नाक, कान भी चाहिए, उसे सारे अंग चाहिए। तो एक अंग से थोड़ी काम चलेगा। अंग बने हैं तो पूरा अंगों का एक पूरा सिस्टम बनना चाहिए, बहुत सारे अंग बनने चाहिए। जब सारे अंग बन गए तभी तो पूरा एक शरीर का निर्माण हुआ, तभी तो एक पूरा शरीर बना। और शरीर फिर कार्यरत होता है, काम करता है ना बेटा, काम करता है। तो आप लोग बताएंगे कि कोशिका ने ही हमारे शरीर का निर्माण करा, यानी हमारी संरचना किसने बनाई? कोशिका ने। और कोशिका ही हमारे अंदर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं आपका लीवर, भाई देखो ये है तुम्हारा लीवर, ये है प्यारे बच्चों तुम लोगों का लीवर। अगर तुम अपने लीवर की संरचना को देखते हो, ऐसा दिखता है तुम्हारा लीवर तुम्हें, है ना। ये है देखो तुम लोगों का लीवर, ये तुम्हारा लीवर है प्यारे बच्चे, तुम्हारा यकृत है, ये तुम्हारा लीवर है। जब तुम अपने लीवर की बात करते हो तो तुम्हारा जो लीवर होता है वो ऐसा है, ठीक है। अब मैम हमारा लीवर ये जो बना है, हमारे लीवर की ये जो संरचना तैयार करी है, ये किसने करी है? हमारे लीवर की ये जो संरचना तैयार करी है, ये किसने करी है? आप लोग बताकर चलते हो कि आपके लीवर का ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो बनाया है कोशिका ने। तो आपका लीवर में बहुत सारी कोशिका मिली होंगी, तो अब जाकर आपका ये पूरा लीवर बना है। और लीवर का काम क्या होता है? लीवर निकालता है पित्तरस, यानी लीवर पाचन में काम करता है बेटा। लीवर करता है पाचन की क्रिया, लीवर डाइजेशन करता है। तो लीवर के अंदर ये जो डाइजेशन की क्रिया हो रही है, लीवर ने ये जो पाचन का काम कर रहा है, ये काम भी इसके अंदर कोशिकाएं ही कर रही हैं। यानी अंगों को बनाने का काम भी कोशिका ने करा और अंगों में काम भी कोशिका करती है। जब कभी हम कहते हैं कि हमारा लीवर खराब हो गया, जब कभी हम कहते हैं कि हमारा जो लीवर है वो खराब हो गया, तो बेटा हमारा लीवर खराब नहीं होता, हमारे लीवर की कोशिका खराब हो जाती है। मान लो ये तुम्हारा लीवर है, तुम्हारे इस लीवर की जो संरचना है वो ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। आपके लीवर को बनाने वाली कोशिकाएं हैं ये, ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर आपके लीवर को बनाया है, ऐसे ऐसे। और फिर यही सारी कोशिकाएं आपके लीवर में काम कर रही हैं। जो आपका लीवर पितरस बना रहा है ना, यही कोशिकाएं बना रही हैं पितरस। जो आपका लीवर पाचन में काम कर रहा है ना, यही कोशिकाएं आपके लीवर में काम कर रही हैं। तो आपकी कोशिकाओं ने लीवर की संरचना बनाई,
है ना, जो आपकी सेल थी, इन्होंने लीवर की संरचना तैयार करी, इन्होंने लीवर का स्ट्रक्चर बनाया और यही लीवर में कार्य कर रही हैं। यही लीवर के अंदर जो लीवर काम करता है वो काम ये कोशिकाएं ही कर रही हैं। तो लीवर की स्ट्रक्चर और लीवर की जो क्रियात्मक इकाई है वो यही है कोशिकाएं बेटा। तो इसीलिए कोशिकाओं को कहा जाता है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्योंकि कोशिका ही हमारे अंगों को बनाती है और हमारे अंगों में जो काम कर रही है वो भी कोशिका कर रही है। अगर मैं तुम्हारे दिल की बात करूं ना, तो तुम्हारा दिल कोशिकाओं ने ही बनाया है। और मैम जो हमारे दिल का काम है, दिल परिसंचरण कर रहा है खून का, वो काम भी कोशिकाएं ही कर रही हैं। जब हमारा दिल खराब हो जाता है तो दिल खराब नहीं होता, दिल की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। तो दिल की कोशिकाएं ही खराब तो दिल भी खराब। तो संरचना किसने बनाई? प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा? प्रोटोजोआ होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं एक तरीके के। तो समझ में आ गई अब आप लोगों को बात? ठीक है ना? ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैं कब से एसएमएस कर रहा हूँ। एसएमएस कर रहे हो आप कब से कि कोशिका क्या होती है? तो हम भी तो कब से यही समझा रहे हैं कि कोशिका किसी भी सजीव को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो होती है किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। सेल डाउन कौन सी बीमारी है? सेल डाउन कोई सी भी बीमारी नहीं है। सेल डाउन का मतलब है कि जब आपके शरीर में कोशिका विभाजन ही ना करे, कोशिका विभाजन ही ना करे, नई कोशिका बने ही ना, है ना, वो हो जाता है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो आपने अभी तक दो डेफिनेशन पढ़ी है कोशिका के बारे में, एक तो ये डेफिनेशन पढ़ी है और एक ये डेफिनेशन पढ़ी है, और इसको आपने अच्छे से समझ भी लिया। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैम जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, जो कोशिका होती है इसकी खोज किसने करी, या कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा है। तो आ जाओ एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाती हूँ। कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीव, ठीक है, पर जीवों के प्रकार। तो कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार कितने होते हैं? भाई कोशिका जो होती है, कोशिका के आधार पर जीवों को अलग अलग प्रकार में रखा गया है। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेल। तो कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे? तो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है बेटा। कौन कौन से? एक होते हैं एक कोशिकीय जीव बेटा, एक कोशिकीय जीव, क्लियर, जिसको आप लोग कहते हो यूनिसेल्यूलर। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, और एक होते हैं प्यारे साथियों बहुकोशिकीय जीव। एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव, है ना, एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है, एक कोशिकीय और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। दूसरे होते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो कोशिका के आधार पर दो तरीके के जीव होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भाई एक कोशिकीय कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? बताओ फटाफट। पेपर में आजकल बहुत प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय है। तो बेटा एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका पाई जाती है इनके अंदर। तो जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है बेटा, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग एक कोशिकीय जीव, जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। सिंगल सेल आर प्रेजेंट, सिंगल सेल इज प्रेजेंट। तो याद रखना इनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या मैम एक ही कोशिका होगी? हाँ जी बिल्कुल एक ही कोशिका होगी, ठीक है। मैम दूसरे कौन से होते हैं? बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ लिखोगे बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं,
क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे जीव जिनके अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, इनको कहते हैं हम लोग बहुकोशिकीय जीव। तो जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हों, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, है ना, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। तो जिनके शरीर में आपको एक से ज्यादा या बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई आप लोगों को, है ना? अब बात करते हैं। मैम प्लीज छोटू को दिखा दो। छोटू बैठ गया बेटा पीछे जाकर रूम में, अब उसको बैठे रहने तो, वरना वो तुम्हें खुद पढ़ाने लग जाएगा यहाँ। अभी बोर्ड को टच करके गया था ना वो, नीचे से बोर्ड तक पहुंचता तो है नहीं वो अभी ऊपर तक, छोटा सा अभी नीचे ही रहता है, लेकिन टच करने का उसको पूरा शौक है, अभी पढ़ाने लग जाएगा तुम्हें। अरे भैया आ गया। जाओ इसको रहने दो यहीं, ठीक है? आ जाओ आगे बात करते। एक बच्चा कह रहा है कि मैम प्लीज स्लो पढ़ाओ। बेटा मैं तो बिल्कुल स्लो पढ़ा रही हूँ, अभी तक तो मैं गई भी नहीं हूँ, अभी तक तो मैंने 4 स्लाइड का ही यूज करा है बस। अभी तक तो मैं आपको चीजों को एकदम आराम से स्लो ही समझा रही हूँ, ठीक है? तो आ जाओ बेटा, खोज वोज सब बताऊंगी अभी, अभी खोज पर ही चलेंगे, पहले इनको समझ लो, क्योंकि यहाँ से आजकल प्रश्न बन रहे हैं पेपर में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम एक कोशिकीय जीवों की जब हमने बात करी, तो एक कोशिकीय जीव जिगर किसको, जिगर बेटा आप लोगों का जिगर कलेजा आपका लीवर ही होता है, जिगर कलेजा लीवर को ही कहते हैं। अब देखो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मैंने कहा इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, तो मैम इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है, कोशिकीय श्रम विभाजन देखने को मिलता है क्या इनके अंदर? ये प्रश्न आता है, आया हुआ है आपको पेपर में कि किस प्रकार के जीवों में कोशिकीय श्रम विभाजन की क्रिया देखने को मिलती है। तो कोशिकीय श्रम विभाजन का मतलब होता है हर काम, हर कोशिका के पास अलग अलग काम बांट देना। जैसे कि भाई मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने क्या करा कि ये 10 लोग हैं, अच्छा मेरे पास आज के लिए मुझे किसी ने 10 लोगों को दे दिया और कहा कि अब इन 10 लोगों से आप चाहे जो काम करवाओ, तो मैं क्या कहूंगी एक से कि नंबर 1 तुम आज झाड़ू पोछा लगा देना, है ना, नंबर 2 तुम आज कपड़े धो देना, नंबर 3 तुम आज खाना बना देना, नंबर 4 तुम आज बैंक वगैरह बाहर के काम निपटा देना, नंबर 5 तुम थोड़ी देर के लिए बैठना और पूरी छत साफ कर देना। तो भैया ऐसे मैंने काम बांट दिया सबको, है ना, एक एक बंदे को काम दे दिया मैंने। वैसे ही आपके शरीर में जो आपकी लाखों कोशिकाएं, अरबों कोशिकाएं हैं, आपकी हर कोशिका का काम अलग अलग है। तो जहां हर कोशिका अलग काम करे, हर कोशिका का अपना काम हो, जैसे तुम किसी भी कंपनी में जाते हो तो हर बंदे का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे आप अभी कोचिंग में देखते हो कि राहुल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, भावना मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाती हैं, धर्मेंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। वैसे ही आप लोग अभी देखेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को लिए और दूसरी टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। तो हर टीचर का काम बटा हुआ है। जैसे मेरा काम है कि मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है आपको, तो मैं एक कोशिका हूं ऐसा समझ लो, तो मेरा काम क्या है, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाना, है ना। राहुल सर एक कोशिकाएं ऐसा समझ लो, उनका काम है सिर्फ मैथ्स पढ़ाना। धर्मेंद्र सर एक कोशिकाएं ऐसा समझ लो, उनका काम है सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना। वैसे ही हमारे शरीर में भी हर कोशिका का काम बटा हुआ है। तो जहां हर एक काम अलग अलग कोशिका करे वो होता है श्रम विभाजन। तो मैडम इनके अंदर तो एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका है। जैसा ऐसा मान लो कि तुम्हारी कोचिंग में बस मैं ही हूँ भैया, मुझ पे ही पूरा दारोमदार है, मुझे मैथ पढ़ाना है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। मुझे मैथ पढ़ाना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है, मुझे साइंस पढ़ानी है, मुझे ही आपके जीएस पढ़ानी है। तो भैया मैं एक कोशिका, मैं एक कोशिका और इतने सारे काम मेरे ऊपर। तो एक ही कोशिका जब सारे काम करे वो होती है एक कोशिकीय जीव। मतलब इनमें श्रम विभाजन नहीं होता बेटा। तो आपको पेपर में आता है कि किस प्रकार के जीवों में कोशिकीय श्रम विभाजन नहीं होता, तो बताएंगे एक कोशिकीय जीवों में कोशिकीय श्रम विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो इनके अंदर कोशिकीय श्रम विभाजन नहीं होता है। आप लोग बताएंगे लेबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, लेबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं इसको, लेबर ऑफ डिवीजन इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। तो किस प्रकार के जीव हैं जिनमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता, तो बताओगे एक कोशिकीय जीव। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है।
तो कहोगे श्रम विभाजन पाया जाता है। इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग काम करेंगी। जैसे आपके लीवर की कोशिकाओं का अलग काम है, आपकी किडनी की कोशिकाओं का अलग काम है, आपके दिल की कोशिकाओं का अलग काम है, आपके शरीर में जो फेफड़े हैं इनका अलग काम है। क्या आपके दिल में, आपके शरीर में अगर दिल खराब हो गया तो उसकी जगह फेफड़े लगा देंगे हम? आपका दिल अगर काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह लीवर लगा सकते हैं हम? तुम कहोगे नहीं मैडम, ऐसे कैसे चल जाएगा। अगर किसी का लीवर खराब हो गया उसकी जगह दिल लगा सकते हैं उठाकर? तुम कहोगे नहीं मैम, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। तो सेम हर कोशिका का अपना अपना काम है। तो यहाँ कोशिकाओं के काम बटे हुए हैं, यहाँ पर कोशिका श्रम विभाजन करती है, तो यहाँ श्रम विभाजन पाया जाता है। समझ में आई बात? तो कौन से जो जीव हैं जिनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है, आप कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलता है। लेबर ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट, लेबर ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आप लोग बताएंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है और एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं होता। अब बात करते हैं कि मैम एग्जाम्पल बताओ, कौन एक कोशिकीय होते हैं, कौन बहुकोशिकीय होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की। मैम मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ आपकी क्लास देख रहे हैं। रिंकी जी नमस्कार कहिएगा भाई आपके हस्बैंड जी को। और बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत आप कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन भी ज़रूर हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एक कोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न आता है आपको पेपर में। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बेटा? तो आप लोग बताते हैं कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये होते हैं जैसे जीवाणु। कभी भी पूछे जीवाणु कैसा है, जीवाणु क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता, जीवाणु को देखने के लिए क्यों सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है, क्यों माइक्रोस्कोप की नीड होती है? इसलिए क्योंकि वो एक कोशिका से बना है, बहुत छोटा है, इसीलिए जीवाणु को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जीवाणु कैसा जीव है? आप कहेंगे एक कोशिकीय। तो बैक्टीरिया आता है एक कोशिकीय में। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। मैम आपको पूछ ले कि और कौन कौन है जो एक कोशिकीय जीवों में आते हैं, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन होते हैं? जैसे मैंने अभी कहा था कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ये होते हैं अमीबा। तो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का उदाहरण कभी आपको पूछे तो बताकर चलना, जैसे अमीबा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है बेटा। अमीबा गंदी नाली के कीड़े, गंदी नाली का कीड़ा है, मतलब गंदी नाली में, तालाब में, वहां मिलता है तुम्हें। अमीबा हो गया, है ना। युगलीना हो गया प्यारे बच्चे, युगलीना। ये जो युगलीना होता है ये भी क्या है? ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम जो होता है ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, पैरामीशियम ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ये होते हैं सारे के सारे आप लोगों के क्या, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आने वाले। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले ईस्ट, ईस्ट होता है प्यारे बच्चे कवक, ईस्ट है एक कवक जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ईस्ट ही बोलते हो। कई बार इसको खमीर भी बोल दिया जाता है, खमीर। तो ये क्या है? ये एक कवक है। और कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है, यानी कि ये एक फंगस होता है, ये भी एक कोशिकीय है बेटा। ये भी क्या है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, कभी आपको पूछ ले क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये एक शैवाल है। ठीक है, तो बताएंगे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होती है ये एक शैवाल होती है बेटा। ये कैसी शैवाल है? ये एक कोशिकीय शैवाल है, ये एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपको पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है, ऐसे दे देगा और वहां ऑप्शन दे देगा क्लेमाइडोमोनास। तो आपको पहचानना है कि क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय शैवाल है बेटा, है ना। तो ये एक कोशिकीय शैवाल है, सिंगल सेल्यूलर एल्गी है ये, सिंगल सेल्यूलर एल्गी है बेटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये होती है एक कोशिकीय शैवाल। ऐसे करके आपको चीजें पूछी जाएंगी,
है ना। तो अब आपने पहचान लिया कि ये सब क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। अगर मैम हमसे वायरस को पूछे वो क्या है, तो बेटा वायरस जो होता है तो वो सूक्ष्म है, तो वो भी बहुत सूक्ष्म, आपको सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेगा, बट वायरस जो है एक अपवाद है। वायरस जो है ये बिना कोशिका वाला सजीव है। तो पेपर में कभी भी आपको पूछता है कि बिना कोशिका वाला सजीव कौन सा है, कौन सा ऐसा सजीव है जिसमें कोशिका ही नहीं होती लेकिन वो फिर भी सजीव है, तो वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो वायरस, वायरस इस संसार में एक ऐसा जीव माना जाता है जिसमें कोशिका ही नहीं है। मैंने कहा ना कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन वायरस इसका अपवाद है। तो नोट कर कर आप लोग लिख लेंगे बेटा, ठीक है। डॉक्टर अगर गलती से दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु पहली बार में नहीं होगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी। सिर्फ कब नहीं हो सकती, जब नहीं हो सकती, देखो ऐसे हो सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव, अब उसको मान लो ऐसा ऐसा समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अब मैंने आपको समझाया था नेगेटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ही ले सकता है, पॉजिटिव नहीं ले सकता, लेकिन उसको चढ़ा दिया डॉक्टर ने ए पॉजिटिव खून। अब भाई है तो ए ही, ये ए नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव ही चढ़ाना है, ए नेगेटिव, लेकिन चढ़ा दिया ए पॉजिटिव, तो तब पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि RH फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं पहली बार में, लेकिन दूसरी बार जब ए नेगेटिव वाले बंदे को ए पॉजिटिव वाला खून चढ़ा दिया तो तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दूसरी बार उसका शरीर पहचान लेगा कि ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आना था, तब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। थाली बच गया ना, आवाज आई तुम्हें, भटाक एकदम तो बज रही हैं खूब थालियां उस कमरे में। ये क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चे, सुनते रहो थाली वाली की आवाज जो है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अभी मैं आपको वायरस के बारे में बता रही थी, तो नोट कर कर एक पॉइंट आप लिखेंगे, नोट कर कर एक पॉइंट आप लिखेंगे जो आपको पेपर में आता है। आप नोट डालकर एक पॉइंट लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या कि विषाणु बिना कोशिका, विषाणु बिना कोशिका वाले, ठीक है, बिना कोशिका वाले सजीव है, बिना कोशिका वाले सजीव है। तो वायरस जो होते हैं ये बिना कोशिका वाले सजीव हैं। पेपर में पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन बिना कोशिका वाले सजीव है, तो आपको टिक लगा के आना है विषाणु पर। तो बताएंगे वायरसेस आर विदाउट सेल लिविंग। तो विदाउट सेल लिविंग इनको कहा जाता है। ये बिना कोशिका वाले सजीव होते हैं जो प्यारे बच्चे विषाणु हैं। क्योंकि विषाणु जो होते हैं इनके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मैम कभी कभी तो ऐसा लगता है ये निर्जीव है, कभी कभी ऐसा लगता है ये सजीव है। तो विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने गए हैं, है ना। देखो इधर, तो आपको ये भी पेपर में पूछ लेता है, नोट डालकर या इसको भी एक पॉइंट ऐड कर कर लिख लेंगे कि विषाणु जो होते हैं, विषाणु को सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, है ना, बीच की कड़ी कहा जाता है। तो विषाणु जो होते हैं इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है बेटा। तो इनको कहते हैं चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिखेंगे वायरसेस आर known as chain between living and नॉन लिविंग। तो जो ये होते हैं वायरसेस, इनको आप क्या कहते हो, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है, ठीक है। मैम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो वायरस है ना, जब ये हवा में घूम रहे हैं तो ये निर्जीव है, फिर ये सजीव जैसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने हवा में सांस लिया, मेरी नाक के अंदर गया वायरस मेरे शरीर में जाते ये जाग जाता है, जिंदा हो जाता है, मैं हूं एक जिंदा, तो एकदम जिंदा हो जाता है।
और जिंदा होते ही मेरी कोशिकाओं से चिपक जाता है और मेरी कोशिकाओं का जो डीएनए है उसको तो हटा देता है और अपना डीएनए बनाने लग जाता है, मतलब उधम मचाने लग जाएगा फिर मेरी बॉडी में जाकर। तो ये किसी होस्ट के शरीर में जाते ही जिंदा हो जाते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो ये है वायरस, हवा में तैर रहे हैं भाई, हवा में तैर रहे हैं वायरस। अब बेचारे हवा में तैर रहे हैं तो निर्जीव हैं। अब यहाँ पर एक बंदा आया, यहाँ पर आ गए तुम। अब तुम हंसना मत, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम खड़े हो भाई यहाँ, ये तुम आ गए यहाँ पे, ये तुम खड़े हुए हो यहाँ। तुमने क्या करी, सांस ली जोरदार, तो एक वायरस जो था तुम्हारी नाक में चला गया, है ना। अब तुम्हारी नाक में गया तो तुम्हारे शरीर के अंदर ये तुम्हारी कोशिकाएं हैं, है ना। अब ये वायरस तुम्हारे शरीर में गया और जाते ही हो जाएगा एक्टिव, बड़ा खुश होगा, ही आ गया हूं मैं तो अंदर, अब मैं इस कोशिका पे कोई भी खाऊंगा, इस कोशिका को भी खाऊंगा, इसे भी खाऊंगा, उधम मचा दूंगा, उधम। तो मतलब ये जो इंसान है, ये जो तुम हो गए होस्ट, तुम बन गए इसके पोषद। तो ये जो वायरस होता है, इसको जिंदा रहने के लिए, इनको सरवाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। और ये होस्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो ये वायरस जब तक वायु में घूम रहे हैं, जब तक ये हवा में घूम रहे हैं, तो ये कुछ नहीं करते। जब ये सांस के साथ किसी व्यक्ति के शरीर में जाएंगे तो एकदम से ये जिंदा हो जाते हैं और हमारे डीएनए को तो लात मारकर भगा देंगे और हमारे डीएनए से अपना आरएनए बनाने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चे ये क्या करने लग जाते हैं, हमारे डीएनए से अपना आरएनए बनाने लग जाएंगे और प्यारे बच्चे हमारे शरीर में उधम मचा देंगे, हमारे शरीर में बीमारी कर देंगे। तो इनको, वायरस को जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट हम हो सकते हैं, कोई भी जंतु हो सकता है, कोई भी पादप हो सकता है। तो ये जब हवा में है तो निर्जीव है, लेकिन किसी के शरीर में चले गए तो सजीव बन जाते हैं। इसीलिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। समझ में आ गई बात, है ना। तुम ये ऑस्ट्रिच नहीं ठीक है, तो ये समझने की बात है तुम्हारी कि ये तुम हो और ये वायरस है, ये तुम्हारे अंदर चला गया तो अब तुम्हारे अंदर उधम मचाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर सजीव की तरह काम करेगा, फिर ये तुम्हारे शरीर से पोषण भी लेगा, अपनी संख्या को भी बढ़ाएगा, तो फिर ये सजीव की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वायरस को कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो अभी आपने पढ़ लिया एक कोशिकीय जीव ये होते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की। अब बात करेंगे कि मैम बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। बहुकोशिकीय जीव, कोरोना में यही तो हुआ था, बहुकोशिकीय जीव, कोरोना में यही तो हुआ था। कोरोना में क्यों क्वारंटीन कर दिया था सबको, सरकार ने कहा था 6 फीट की दूरी है जरूरी। तो 6-6 फीट क्यों दूर थे, क्योंकि जब हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन लगा दिया था। जब हम बाहर हवा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो बाहर जो हवा में वायरस घूम रहा है वो हमारे शरीर में नहीं जाएगा, शरीर में नहीं जाएगा तो वो जिंदा नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा फिर, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन लगता है, तो हवा में जब उसको पोषक ही नहीं मिलेंगे, होस्ट ही नहीं मिलेंगे तो वो डेड हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है, तो फिर वो डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से रोका था कोरोना को होने से। तो बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अब हम लोग बात करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं भाई, बता दो फटाफट। बहुकोशिकीय जीव कौन कौन है, बताना बेटा। बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं, जिसको तुम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो। मैं कहूँ चींटी क्या है, चींटी बहुकोशिकीय है बेटा। कभी सोचो चींटी तो छोटी सी होती है, एक कोशिकीय, नहीं, चींटी बहुकोशिकीय है, ठीक है। आपको पूछे कि पादप, ऐसे पादप मतलब सारे के सारे प्लांट, आम का पेड़, नीम का पेड़, जामुन, लौकी, खीरा, धनिया, टिंडा, टमाटर, आलू, गोभी। मैं सब्जी नहीं बेच रही हूँ, कभी सोचो मैं सब्जी बेचने लग गई, मैं तुम्हें सब्जियों के नाम, पादपों के नाम बता रही हूँ, है ना। तीसरा आप लोग बताएंगे कोई भी जंतु, ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी जंतु, कोई भी एनिमल आप ले लो, तो ये सब होते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। कोई भी कीट आप बात कर लेते हैं, किसी भी कीट की आप बात करते हो, मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चे, क्या होते हैं आप लोगों के, जूं, सरों में हो जाती है ना जूं, तो बेटा सब बहुकोशिकीय हैं। मतलब जो आपको प्यारे बच्चे बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई दे वो हो जाते हैं बहुकोशिकीय। अब मेरे ख्याल से आपको इनको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप नहीं लाना पड़ेगा, ये सब बहुकोशिकीय हैं, है ना। समझ में आ गई बात,
चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में अब आप अच्छे से अंतर कर पाओगे, पहचान पाओगे। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है कि मैम कोशिका जो है संसार में हाँ? संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। ठीक है, 9 मिनट। तो भाई बात करते हैं कि संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, नो, पहला पॉइंट लिखेंगे संसार में सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका। क्लियर। तो आपको कभी भी पूछता है कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बताओ फटाफट किसकी होती है। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका यानी बिगेस्ट सेल, आप लोग बताते हैं बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है बच्चा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है संसार में। ऑस्ट्रिच एग जिसको कहते हो, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अब मैम ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इसकी कोशिका का साइज कितना होता है। तो शुतुरमुर्ग की कोशिका का जो साइज है, जो इसकी कोशिका का आकार होता है वो कितना होता है, आप लोग बताते हो 170 mm से इंटू 130 mm होता है। ये भी प्रश्न आता है पेपर में। तो शुतुरमुर्ग की कोशिका जो होती है, अंडे की कोशिका, उसका साइज इतना होता है। और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो एक कोशिकीय है प्यारे बच्चे। ये एक कोशिकीय होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये एक ही सेल से मिलकर बना है। ये एक कोशिकीय है प्यारे बच्चे, सिंगल सेल्यूलर है। लेकिन सिंगल सेल्यूलर होते हुए भी ये आपको बिना सूक्ष्मदर्शी के दिख सकता है। तो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी कोशिका है जो एक कोशिकीय होते हुए भी साधारण आंखों से देखी जा सकती है। मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा आप इजीली देख लेते हो, बिना सूक्ष्मदर्शी के देख लेते हो। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक ही कोशिका है, और वो एक कोशिकीय जीवों को मैंने कहा था सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। लेकिन ये अपवाद है, तो इसके बारे में आप याद रखना कि शुतुरमुर्ग का अंडा एक ऐसी कोशिका है जिसको सामान्य आंखों से हम देख सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं, सामान्य आंखों से देखा जा सकता है, सामान्य आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सामान्य आंखों से देख सकते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लिखना कैन सीन, कैन बी सीन बाय नॉर्मल आइज। तो इसको हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसको सामान्य आंखों से हम लोग देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, जो पेपर में आएंगे। तो आज के लिए मैं आपका इतना ही रहने देती हूँ प्यारे बच्चे। ठीक है, क्रो की चोंच बना दी तुम्हारी नाक, कोई बात नहीं। आज मैं इतना ही रहने दूंगी आप लोगों को। कल की क्लास में हम आगे के फैक्ट पढ़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। जैसे माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, उसकी कोशिका सबसे छोटी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे बेटा, क्योंकि आज जो छोटू है वो थोड़ा अकेला है और मेरा दिमाग उस पर जा रहा है बार बार, क्योंकि वो उस कमरे में बैठा है तो कहीं लाइट को ना छेड़े या कुछ ऐसी चीज़ को ना टच करे जो उसको नुकसान पहुंचा दे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग करेंगे आगे इस चीज़ को। और वो बार बार आकर फिर मुझे परेशान कर रहा है, मतलब वो उसका मन नहीं लग रहा है उस कमरे में अकेले। ठीक है, आज थोड़ा सा ये है कि आज कोई है नहीं घर पे उसको संभालने वाला, तो वो अकेला है, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अब कल।